हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। आई होप्स आप लोग बहुत ही बढ़िया हो। मैं आपका मेंटर प्रियांशु है। जैसे कि हम लोगों ने एनाटॉमी की क्लास कंप्लीट कर ली है और आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा। आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए, आपके सारे क्वेश्चन के जवाब मिले और बहुत अच्छी तरीके से और आसान लैंग्वेज में हम लोगों ने एनाटॉमी को समझा। सेम उसी तरीके से, उससे भी बेहतर तरीके से हम नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, फिजियोलॉजी। और इस फिजियोलॉजी को हम जल्द ही एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर कर कर अच्छी तरीके से समझ के इस सब्जेक्ट को भी खत्म कर देंगे। तो चलिए बच्चा, आज हमारी फर्स्ट क्लास है और फर्स्ट क्लास में जैसे कि आप सभी को पता है हम लोग सिलेबस से स्टार्ट करते हैं ताकि बच्चों को एकदम बेस से लेकर हम लोग हाई लेवल तक ले जा सके। ऐसे ही नहीं हम लोग बताते हैं आपको कि परफेक्ट नर्स बनना है तो बीएसपी साइंस ज्वाइन करो, परफेक्ट नर्स बनना है तो बीएसपी साइंस पर आकर पढ़ो। ठीक है, तो हमारा एक ही एम है कि आप लोग परफेक्ट नर्स बनो। आप लोग डिग्री अर्न करने नहीं बल्कि एक नर्स बनने यहाँ पे आए हो। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फिजियोलॉजी। और फिजियोलॉजी का सबसे पहले सिलेबस देखना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि अगर सिलेबस ही नहीं तो पढ़ने का क्या फ़ायदा। मेरे पास सिलेबस है और मैं आप लोगों को दिखा दूं कि सिलेबस किस तरीके का होता है। अगर आप लोगों के पास नहीं है तो मुझे टेक्स्ट कर दो, व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन कर लो, वहाँ पे मैं आप लोगों को भेज दूंगा। व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक आपको यूट्यूब की प्रोफाइल पे मिल जाएगी, इंस्टाग्राम की प्रोफाइल पे मिल जाएगी। बीएसपी साइंस इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब दोनों को सब्सक्राइब एंड फॉलो करके रखना। ठीक है, देखिए मैं आप लोगों को दिखा दूँ, सिलेबस कुछ इस तरीके का होगा। अभी तक आप लोगों के पास, ज़्यादातर बच्चों के पास होगा ये सिलेबस, ज़्यादातर बच्चों के पास सिलेबस होगा। ठीक है, तो सिलेबस कुछ इस तरीके का है बच्चा। इसके अंदर आप लोगों को यूनिट कितनी मिलेगी टोटल, मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों के पास टोटल 11 यूनिट होगी। 11 यूनिट आप लोगों के पास फिजियोलॉजी के अंदर होती है और एक एक यूनिट हम लोग कंप्लीट करेंगे। और एक एक यूनिट के अंदर, जैसे कि फर्स्ट यूनिट हमारी किस चीज़ के ऊपर बेस है, हमारे फिजियोलॉजी के बेसिक के बारे में बताया जाएगा। यानी कि हमारी जो बॉडी है, एनाटॉमी के अंदर हम लोगों ने बॉडी के इंटरनल पार्ट्स के बारे में पढ़ा, उनके फंक्शंस के बारे में पढ़ा। लेकिन फिजियोलॉजी में ना हम लोग अपनी बॉडी के बारे में पढ़ने वाले हैं कि बॉडी तैयार कैसे हुई, बॉडी काम क्या करती है और बॉडी किन किन कंपोनेंट से मिलकर बनती है, उन कंपोनेंट के भी फंक्शन क्या है। ये सारी चीजें हम लोग फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। एनाटॉमी यानी हमारे बॉडी के अंदर के ऑर्गन और फिजियोलॉजी यानी हमारा शरीर कैसे बना है और किस तरीके से ये शरीर रेडी हुआ है, ये हम लोग बेसिक से जानेंगे। ठीक है, तो पहली यूनिट ये है और कंटेंट हमारा ये है जो कि हमें पढ़ना है, इस कंटेंट को समझना है। और ये एक एक टॉपिक है हमारा, जैसे कि सेल फिजियोलॉजी इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। यानी कि जो हमारी सेल है, सेल की फिजियोलॉजी यानी कि बॉडी, शरीर की बात हो रही है। ठीक है, सेल के बॉडी की बात हो रही है। सेल आखिर दिखता कैसा है, सेल के अंदर कंपोनेंट क्या क्या चीजें होती है, उनके फंक्शन क्या होते हैं, वो काम क्या करता है। ठीक है, और सेल किस तरीके से ट्रांसपोर्ट करता है, क्या ट्रांसपोर्ट करता है हमारा सेल, एनर्जी हमारी सेल प्रोवाइड कर रही है, न्यूक्लियस, रिप्रोडक्टिव, हमारा जेनेटिक मटेरियल सब सेल की वजह से ही हो रहा है, हमारा प्रोटीन सिंथेसिस सेल की वजह से ही हो रहा है। तो ये सेल में जो इतने भी सारे काम हो रहे हैं, ये किस तरीके से हमारे पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है, वो सब कुछ हमें पढ़ना है। ठीक है, इसी तरीके से हम लोगों को यहां पर जितने भी टॉपिक दिख रहे हैं तो सारे टॉपिक हमें कंप्लीट कर लेने हैं। तो इस तरीके से हमारा ये सब्जेक्ट कंप्लीट होगा। तो आप लोगों को सिलेबस मैंने दिखा दिया है, कुछ इस तरीके का सिलेबस है। अगर आपके पास है तो वेरी गुड, अगर नहीं है तो आप लोग मुझसे मांग सकते हो, मैं आप लोगों को दे दूंगा। और बीएसपी साइंस एप्लीकेशन है मेरे प्यारे बच्चा, उसको इंस्टॉल कर लेना, जहां पे आपको सारे स्टडी मटेरियल मिलने वाले हैं। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं, इस टॉपिक को पढ़ लेते हैं। जैसे कि हम लोगों ने अपने सिलेबस को समझ लिया है, सिलेबस को समझने के बाद अपने फिजियोलॉजी के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। आखिर फिजियोलॉजी क्या है और हम लोग फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ने क्या वाले हैं। तो चलिए सब्जेक्ट को स्टार्ट करते हैं बच्चा। तो हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, पहला टॉपिक जो है हमारा फिजियोलॉजी। बच्चा फिजियोलॉजी क्या होता है, फिजियोलॉजी हमारे ब्रांच होती है साइंस की, और उसके अंदर हम लोग एक लिविंग ऑर्गेनिज्म और उनके पार्ट्स के फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। यानी कि अगर मैं एक ह्यूमन बॉडी हूं, मेरी आप लोग ह्यूमन बॉडी देख रहे हैं, मेरी बॉडी किस तरीके से काम कर रही है, मेरे बॉडी के पार्ट्स किस तरीके से काम कर रहे हैं, यानी कि मेरे हाथ कैसे काम करता है, मेरे ब्रेन कैसे काम करता है, मेरा बॉडी के दूसरे अंग कैसे काम करते हैं, ये सारा अध्ययन और ये सारी पढ़ाई हम लोग फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। इतना तो हम लोगों का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करेंगे
लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है आखिर किस तरीके से हमारी ये जो बॉडी है वो बनी कैसे है। देखिए, सबसे छोटी इकाई की अगर मैं बात करूं, अगर मेरी बॉडी बनी है तो इसकी जो सबसे छोटी इकाई क्या होगी? सबसे छोटी इकाई सेल होगी। जैसे कि एक मकान हम लोग बनाते हैं, एक घर हम लोग बनाते हैं, तो उसकी सबसे छोटी इकाई क्या होती है? उसकी एक ईंट। पूरा मकान बनने के लिए एक एक ईंट चाहिए होती है। उसी तरीके से हमारी पूरी बॉडी बनने के लिए एक एक सेल चाहिए होती है। इतनी बात सभी को क्लियर हुई? वेरी गुड। तो मेरे प्यारे बच्चा, मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जो हमारी बॉडी है, जो हमारे पूरा ऑर्गेनाइजेशन है, वो कैसे तैयार हुआ। देखिए, सबसे पहले एक सेल होती है। सेल कुछ इस तरीके की हमारी होती है, यूकारियोटिक सेल होती है ह्यूमन की। और ये सेल बहुत सारी सेल मिलकर, यानी कि सेल का ग्रुप मिलकर एक टिश्यू की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, टिश्यू की फॉर्मेशन हो जाती है। जब बहुत सारे टिश्यू ऊतक मिल जाते हैं, ग्रुप बना लेते हैं, उसके बाद ना टिश्यू के बाद एक ऑर्गन तैयार होता है। ऑर्गन जैसे कि हमारा स्टमक है, हमारा लंग्स है, हमारा रीनल है, हमारा हैंड है, हमारा स्कल है, ये होता है। ठीक है, यानी कि बॉडी के एक एक ऑर्गन की अगर हम लोग बात करें, चाहे वो रीनल हो यानी कि हमारा किडनी हो, चाहे वो हमारा स्टमक हो, हमारा इंटेस्टाइन हो, चाहे हमारा लंग्स हो, हमारा पैनक्रियाज हो, ये जितने भी बॉडी के अंदर ऑर्गन प्रेजेंट है ना, तो उनको बनाने के लिए ग्रुप ऑफ टिश्यू चाहिए होता है। तो ग्रुप ऑफ टिश्यू के बाद हमारा ऑर्गन बन जाता है। जब ऑर्गन बन जाते हैं तो ग्रुप ऑफ ऑर्गन एक सिस्टम को तैयार करता है। जैसे कि रीनल सिस्टम होता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। लेकिन इन सिस्टम को बनाने के लिए ना ऑर्गन के ग्रुप होने चाहिए। सिस्टम को बनाने के लिए हमें बहुत सारे ऑर्गन चाहिए होंगे। जैसे कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन प्रेजेंट है? स्टोमक प्रेजेंट है, इंटेस्टाइन प्रेजेंट है, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन दोनों प्रेजेंट है। ठीक है, और उसमें हमारा ईसोफेगस जो हमारी आहार नली है वो भी हमारे कहाँ पे होती है? हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में ही अटैच होती है। तो ये सारी चीजें अटैच होती है, ये सारे ऑर्गन अटैच होते हैं, तब जाकर एक डाइजेस्टिव सिस्टम तैयार होता है। जब सिस्टम तैयार हो जाते हैं तब जाकर एक ऑर्गेनाइजेशन या एक ह्यूमन बॉडी तैयार होती है। ठीक है, तब जाकर क्या होता है मेरे बच्चा? एक जीव तैयार होता है, एक ऑर्गेनिज्म तैयार होता है। इतनी बात क्लियर हो गई? वेरी गुड। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को क्लियर हुआ कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है एक जीव का निर्माण कैसे हुआ। पहले सेल, उसके बाद टिश्यू, ग्रुप ऑफ टिश्यू कन्वर्ट किस में हुए? ऑर्गन में। ग्रुप ऑफ ऑर्गन किस में बने? सिस्टम में। और ग्रुप ऑफ सिस्टम हमारी एक ह्यूमन बॉडी, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रीनल सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सारी चीजें मिलकर क्या बना बच्चा? ये सारी चीजें मिलकर एक ह्यूमन बॉडी बना। ठीक है, अलग अलग सिस्टम होते हैं, अलग अलग सिस्टम में अलग अलग ऑर्गन होते हैं। सभी को क्लियर है? एक एक करके ऑर्गन की भी बात करेंगे, एक एक करके सिस्टम की भी बात करेंगे, उनके फंक्शन की बात करेंगे, उनके पार्ट्स की बात करेंगे। लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, तभी जाकर आप लोग आगे अच्छे से पढ़ पाओगे। ठीक है, इतनी बात तो क्लियर हो गई ना आप लोगों को? इतनी बात क्लियर हुई? बहुत सुंदर। यानी कि सबसे पहले हमारा मेरे प्यारे बच्चों क्या बन रहा है यहाँ पे? एक बार और देखिए, यहाँ पे सबसे पहले सेल, ये सेल का निर्माण हुआ। सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इसने अपना ग्रुप ऑफ सेल लिया, ग्रुप ऑफ सेल ने क्या बनाया बच्चा? टिश्यू बनाया, जिसको ऊतक बोलते हैं। ठीक है, टिश्यू के बाद बच्चा जब ये ग्रुप ऑफ टिश्यूज आगे इसने अपने डेवलप्ड किया, डेवलप करने के बाद इसने क्या बना दिया? ऑर्गन। ऑर्गन जब बहुत सारे ऑर्गन आपस में जुड़े, एक साथ लिंक हुए, तब एक सिस्टम बनाया, सिस्टम बन गया बच्चा। और सिस्टम बनने के बाद जब बहुत सारे सिस्टम, यानी कि जैसे कि मैंने बताया रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव, रिप्रोडक्टिव और रीनल, ये सारे सिस्टम जब आपस में मिले, लिंक हुए, तो क्या बन गया? एक ऑर्गेनिज्म बन गया, एक ह्यूमन बॉडी बन गया, या फिर एक बॉडी बन गया। ठीक है, बॉडी वो किसी की भी हो सकती है, चाहे ह्यूमन बॉडी हो, प्लांट बॉडी हो, बैक्टीरिया हो, या फिर हमारे एनिमल बॉडी हो, कुछ भी हो सकता है। यही प्रोसेस रहने वाली है, यही हमारा लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म होने वाला है, ऑर्गेनाइजेशन होने वाला है। ठीक है ना? एक ऑर्गेनाइजेशन को तैयार करने के लिए यही होता है बच्चा, ये प्रोसीजर है। चलो, इतनी बात तो आपको क्लियर हो गई है। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं एक टॉपिक जो हमारा है सेल। सेल की बात करेंगे, टिश्यू की बात करेंगे, फिर हम लोग अपने ऑर्गन और सिस्टम की बात करेंगे।
तो सेल क्या होता है, सेल को बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा। सेल जो है ना वो हमारी एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है हमारे लाइफ की। जैसे कि आप सभी को मैंने बताया, एक स्ट्रक्चर का मतलब होता है इसका एक आकार होता है, एक शेप होता है। फंक्शन यानी कि इसके कार्य, और हमारी लाइफ की सबसे छोटी इकाई है, वो प्रथम चरण है हमारे जीवन का सेल, जहां से हम लोग तैयार हुए हैं, जहां से हम लोग बनते हैं। इतनी बात तो क्लियर हो रही है। डेफिनेशन बहुत प्यारी और इजी है, याद रखेगा। गुड। तो हमारी सेल क्या है बच्चों, हमारी सेल हमारी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है लाइफ की, हमारे जीवन की, हमारे इस बॉडी की। ठीक है, तो इतनी बात तो क्लियर हो गई। अब इसका जो काम होता है, इसका क्या काम होता है, एक तो मेटाबॉलिज्म का होता है। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है हमारी बॉडी के अंदर कितनी सारी केमिकल रिएक्शंस हो रही है। हमारी बॉडी के अंदर देखो डाइजेशन भी हो रहा है, हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन सिक्रेशन भी हो रहा है, हमारी बॉडी के अंदर ही दूसरी केमिकल रिएक्शंस भी हो रही है। ठीक है, तो उसी को ही मेटाबॉलिज्म कहते हैं। और मेटाबॉलिज्म के बाद हमारा दूसरा काम होता है ग्रोथ का। ग्रोथ यानी कि हमारी बॉडी डेवलप कर रही है, हमारी बॉडी बड़ी हो रही है ना, एज वाइज एज बड़ी हो रही है, यानी ग्रोथ हो रही है। तो ये ग्रोथ भी किसकी वजह से हो रही है, हमारे सेल की वजह से हो रही है। आखिर ये ग्रोथ हो क्यों रही है, इसके अंदर के जब हम कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि इस सेल के अंदर क्या क्या चीजें होती है उसके बारे में पढ़ेंगे, तब हमें समझ में आएगा। इसके बाद हम लोग रिप्रोडक्शन भी इसी की वजह से हो रहा है। रिप्रोडक्शन भी इसी एक सेल की वजह से हो रहा है बच्चा। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है प्रजनन, और प्रजनन का मतलब होता है जब वन बॉडी से दूसरी बॉडी तैयार होती है। समझ में आ रहा है ना, यानी कि हम जैसे ही जो हमारी औलाद होने वाली है, हमारी जनरेशन आने वाली है, उसी को प्रजनन कहते हैं। वो आई किसकी वजह से, हमारी वजह से। और ये हो किसकी वजह से पाया है, ये सेल की वजह से हो पाया। ठीक है, चलो इसके कंपोनेंट्स की बात करते हैं, जब जाके हमें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि हमारा जो सेल है, जब हम इसको सेल के बारे में पढ़ेंगे तो सेल के अंदर ना एक मिडिल में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है बच्चा। क्या प्रेजेंट होता है, ये हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और इस न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है आपका जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल मतलब कि डीएनए प्रेजेंट होता है, यानी कि डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। ये डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, और यही डीएनए आपकी प्रजनन में हेल्प करता है। आप जैसे गुण, आप जैसा चेहरा, आप जैसी बॉडी बच्चे की होगी, आने वाली औलाद की होगी, ये रेस्पॉन्सिबल है हमारा डीएनए, जो कि हमारा सेल के मिडिल न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों इसके अंदर हमारा एक माइटोकॉन्ड्रिया पे प्रेजेंट होता है। ये ना हमारी बॉडी को क्या कर रहा है, एनर्जी दे रहा है। एनर्जी दे रहा है बच्चों। ये एनर्जी किसकी वजह से जा रही है हमारी बॉडी के अंदर, इस माइटोकॉन्ड्रिया की। एक प्रकार का जनरेटर है हमारी बॉडी का। जनरेटर जैसे कि बिजली बनाता है, ऐसे ही हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये रेस्पॉन्सिबल होता है एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। देखो मैं बोल पा रहा हूँ, मैं चल पा रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा पा रहा हूँ, या जो भी आप लोग एक्टिविटी करते हो, मूवमेंट करते हो, एक्शन करते हो, उसके लिए एक एनर्जी चाहिए होती है, उसके लिए करंट चाहिए होता है, उसके लिए बिजली चाहिए होती है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया ना वो जनरेटर है जो कि आपको बिजली बना के दे रहा है। ये माइटोकॉन्ड्रिया वो जनरेटर है जो कि आप लोगों को एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है ना। इसके बाद मैं आपको बता दूं राइबोसोम। ये राइबोसोम बच्चा आपके ना प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प कर रहा है। किस में कर रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस। और ये प्रोटीन अगर आप लोग खाते हो, प्रोटीन आप लोग की बॉडी भी बना रही है, और ये रेस्पॉन्सिबल है ग्रोथ के लिए। आपकी बॉडी ग्रोथ कर रही है, वृद्धि कर रही है, किसकी वजह से, किसकी वजह से, प्रोटीन की वजह से कर रही है। प्रोटीन बन कहां पे रहा है, आपके सेल के अंदर प्रेजेंट राइबोसोम, और ये राइबोसोम रेस्पॉन्सिबल है प्रोटीन बनाने के। ठीक है ना, प्रोटीन सिंथेसिस में ये हेल्प करता है। मेरे प्यारे बच्चों, एक होता है साइटोप्लाज्म जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, एक पानी जैसा पदार्थ। और ये पानी जैसे पदार्थ ना, इसके अंदर प्रेजेंट हमारे न्यूक्लियस, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, हमारा और ये साइटोप्लाज्म लिक्विड है ना, ये आपके कंपोनेंट को बचाता है आपस में टकराने से, आपस में टकरा के खराब ना हो जाए, आपस में फ्रिक्शन ना आ जाए, घिसरन ना आ जाए। ठीक है, तो ये हमारे जो शॉक है ना, यानी कि जो प्रेशर है ना, उसको रोकता है। ये जो प्लाज्मा इसके अंदर के कंपोनेंट को बचाए रखता है। ठीक है, तो ये तो आप लोगों को क्लियर हो गया सेल के बारे में। इसके बाद आता है मेरे प्यारे बच्चा एक टॉपिक जो है हमारा होम्योस्टेटिस। देखो होम्योस्टेटिस ना हमारे बॉडी की एक कंडीशन है। देखो ये मेरी बॉडी है, अब मेरी बॉडी की ये वो कंडीशन है, या वो क्षमता है जो कि हमारे बॉडी को मेंटेन करने और स्टेबल करने में हेल्प करती है।
देखो बच्चा, भगवान ने, कुदरत ने एक ऐसी चीज बनाई है ह्यूमन बॉडी, जो कि हमारी बॉडी ना खुद ही, ओ भाई साहब डरा दिया तुमने, कसम से डरा दिया, माँ कसम। थोड़ी देर में रुक जा, होम्योस्टेटिस एक लेक्चर लेके हैं। पारुल मजाक नहीं किया मैंने, ये सीरियस वाला डर था। होम्योस्टेटिस, होम्योस्टेटिस ना हमारी बॉडी की एक नेचुरली एक ऐसी क्षमता है, एक ऐसी एबिलिटी है जो कि हमारी बॉडी को मेंटेन करने और स्टेबल बनाए रखने में हेल्प करती है। आप सभी को पता है हमारा टेम्परेचर चेंज होता रहता है, आप सभी को पता है हमारी बॉडी के अंदर पीएच अप एंड डाउन होता रहता है, आप सभी को पता है हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग चेंजेस आते रहते हैं। तो हमारी बॉडी के ऑर्गन, हमारी बॉडी के फंक्शन में कोई बाधा ना आए, इसीलिए उसको मेंटेन करना का काम हमारी एक ये होम्योस्टेटिस करता है। होम्योस्टेटिस यानी कि हमारी बॉडी की वो एबिलिटी, वो क्षमता जिससे वो इंटरनल बॉडी के इन्वायरमेंट को क्या करता है बच्चा, स्टेबल करके रखता है। जैसे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर देना, बाहर सर्दी हो रही है तो अंदर के इन्वायरमेंट के टेम्परेचर को नॉर्मल रखना, कहीं हमारी ज़्यादा ठंड की वजह से हमारी ब्लॉकेज ना हो जाए, हमारी कॉन्ट्रैक्ट ना हो जाए, ब्लड फ्लो हमारा प्रॉब्लम ना करे, वो रिदम उसकी बनी रहे, हार्ट हमारा सेफ रहे, हम लोग सांस ले रहे वो अच्छी तरीके से लेते रहे, ऑक्सीजन जम ना जाए ठंड की वजह से। तो हमारी बॉडी के अंदर क्या होगा, वार्म आएगा, गर्मी आएगी। कैसे? इस होम्योस्टेटिस की वजह से। एक नेचुरली एबिलिटी है, जैसे कि हर किसी की अलग अलग क्षमता होती है, कोई इंटेलिजेंट ज़्यादा होता है, कोई खेल में अच्छा होता है, यानी कि नेचुरली उसके अंदर वो शक्ति है। तो इसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर भी एक ऐसी शक्ति, एक ऐसी क्षमता है होम्योस्टेटिस, जो कि हमारे बॉडी इंटरनल इन्वायरमेंट को स्टेबल बनाए रखती है, अंदर के इन्वायरमेंट को स्टेबल बनाए रखती है। अगर पीएच ज़्यादा हो गया, यानी कि अगर हमारे ब्लड का पीएच जो कि 7.3 होता है, वो अगर ज़्यादा हो जाता है बच्चा, तो फिर क्या होगा, हमारा होम्योस्टेटिस उसको कम करने की कोशिश करेगा, इंटरनल इन्वायरमेंट को बनाए रखने की कोशिश करेगा, यानी कि इस रेंज में लाने की कोशिश करेगा। अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल यानी कि आपका डायबिटीज़ अगर हो जाता है, तो आपका होम्योस्टेटिस ही है जो कि आपके इंटरनल इन्वायरमेंट को स्टेबल बनाने की कोशिश करेगा, इस ग्लूकोज को कम करेगा। ठीक है, यानी कि 70 से 110 आपका मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर आपके ब्लड में होना चाहिए। अगर ये ज़्यादा हो जाता है, यानी कि आपको डायबिटीज़ हो जाता है, तो आपकी होम्योस्टेटिस क्या करेगी बच्चा, ये होम्योस्टेटिस यानी कि आपकी बॉडी की क्षमता उसको कम करने की कोशिश करेगी। अगर ये होम्योस्टेटिस से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, आपकी क्षमता से बाहर हो जाए, तब जाकर आप लोगों को क्या होता है, डायबिटीज़ हो जाता है। ठीक है ना, होता ना एक क्षमता से बाहर बात हो जाना। आप लोग ज़्यादा ही खा रहे हो तो कहाँ तक आपकी बॉडी कंट्रोल करेगी? अगर आप लोग बर्फ़ की सिल्ली पे लेट जाओ तो कहाँ तक आपकी बॉडी खुद को गर्म करेगी? अगर आप लोग, मेरे प्यारे बच्चा, एसिड ही खाने पीने लगो तो कहाँ तक वो एल्कलाइन करेगी, कहाँ तक बफर बनाएगी? यानी कि बॉडी की खुद की क्षमता होती है, उस क्षमता से बाहर जाओगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। बट हाँ, ये इतना तो नॉर्मल कर ही देता है, जैसे कि अगर भी सर्दी आ रही है, सर्दी में हमारा 8, 7, 5 इतना टेम्परेचर चला जाता है, तो आपकी बॉडी ना उसको झेल लेगी, उसकी बॉडी इतना टेम्परेचर झेल लेगी और खुद को गर्म करने की कोशिश करेगी। ठीक है, अगर यहाँ पे आपको डायबिटीज़ की बात करूँ बच्चा, डायबिटीज़ आपका नॉर्मल रेंज इतनी होती है, अगर इससे थोड़ा बहुत 10, 15, 20 मिलीग्राम बढ़ जाए, 110 से मान लो 130, 40 तक हो जाए, तो ये आपका होम्योस्टेटिस कंट्रोल कर लेगा, आपको डायबिटीज़ नहीं होने देगा, ग्लूकोज लेवल को नॉर्मल कर लेगा। लेकिन जब आप ही नहीं मानोगे, मीठे पे मीठा खाए जाओगे, मिठाई पे मिठाई खाए जाओगे, प्रॉब्लम तो होगी, है ना। इस तरीके से चलो, होम्योस्टेटिस आप लोगों को समझ में आ गया, है ना। इसको हम लोग डिटेल में भी जानेंगे, अभी हम लोग बेस जान रहे हैं ताकि हमें ये फिजियोलॉजी सब्जेक्ट समझ में आ जाए, तभी हमें ये सब्जेक्ट समझ में आ जाएगा, इसके बेसिक के कुछ कुछ टर्म्स हमें समझ में आ जाएगी, तो हम लोग इसमें बेहतर समझ पाएंगे। आप लोग मेरा तरीका समझ रहे हो, मैं आप लोगों को ना बेस से लेकर जाना चाहता हूँ, आप लोगों को ये सारे वर्ड समझ में आ जाने चाहिए, तब जाकर हम जब आगे बात करेंगे, आगे पढ़ेंगे ना सब्जेक्ट को, आगे और टॉपिक पढ़ेंगे तो इसी से कनेक्टेड होंगे, यही वर्ड वहाँ पे देखने को मिलेंगे, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो बाद में। अब एक फीडबैक मैकेनिज्म होता है बच्चा, देखिए आपकी बॉडी के अंदर जो भी प्रोसेस चल रही है,
हर एक सिस्टम है उनका एक प्रोसेस होता है। जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर मैं बात करूं, इसका प्रोसेस है आपका O2 लेना, CO2 छोड़ना और आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, ये आपके लंग्स का काम है। ठीक है, तो वो जो प्रोसेस हो रही है ना, तो उस प्रोसेस से जो आउटपुट निकल रहा है उसके मुताबिक उस पर रेस्पॉन्स करना, फीडबैक देना, ये आपका फीडबैक मैकेनिज्म है। अगर आपसे किसी ने पूछा कि बेटा फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है, तो आप आसानी से बता दीजिएगा कि फीडबैक मैकेनिज्म यानी कि हमारे बॉडी के अंदर हो रही प्रोसेस की आउटपुट देना, उसमें रेस्पॉन्स करना, ये हमारा फीडबैक मैकेनिज्म है। अब कैसे रेस्पॉन्स करता है, चलो इसके टाइप्स होते हैं, उससे आपको समझ में आएगा। जो हमारा फीडबैक मैकेनिज्म है ना, ये हमारे दो टाइप के होते हैं, एक नेगेटिव फीडबैक और एक होता है हमारा पॉजिटिव फीडबैक। देखो नेगेटिव फीडबैक का काम होता है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म अपोज द इनिशियल चेंज एंड ब्रिंग द कंडीशन बैक टू नॉर्मल। जैसे कि नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है, ये रेस्पॉन्स करता है, आउटपुट पे रेस्पॉन्स करता है। तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म का मतलब होता है अगर कोई ऐसी प्रोसेस आपके बॉडी में हुई जो कि थोड़ा बढ़ गई हो, तो उसको बैक टू नॉर्मल लेके आने का काम आपका नेगेटिव फीडबैक का है। समझ में आ रहा है? जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आपका टेम्परेचर अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो उसको नॉर्मल करने के लिए आप लोगों की बॉडी क्या करती है, स्वेट करती है, पसीना बाहर निकालती है, ताकि आपकी बॉडी के अंदर टेम्परेचर ज्यादा ना हो जाए। अगर टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो मेरे प्यारे बच्चा, आप लोग के गर्मी दिमाग पे चढ़ जाएगी, आपके बॉडी के ऑर्गन फेल होने के चालू हो जाएंगे। समझ में आ रहा है ना? तो इसीलिए आपकी बॉडी में ना एक ऐसा मैकेनिज्म दिया हुआ भगवान ने, जिससे आपकी बॉडी बैक टू नॉर्मल हो जाती है। ये हमारा नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। अब दूसरा आता है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ये मैकेनिज्म बच्चा ऐसा है जो कि क्या करता है, उस रेस्पॉन्स को इंक्रीज करता है। अगर टेम्परेचर बढ़ गया ना, तो ये पॉजिटिव फीडबैक क्या करेगा, ये आपका टेम्परेचर बढ़ा ही देगा। ठीक है, ये बैक टू नॉर्मल नहीं करता। तो दो तरीके के हमारे मैकेनिज्म हैं। तो इसका एग्जाम्पल हम लोग समझेंगे, जब हमारा यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है, तो ऑक्सीटॉक्सिन रिलीज होता है, और ऑक्सीटॉक्सिन रिलीज होगा तो मेरे प्यारे बच्चा, हमारा जो बेबी होगा, यानी कि जब डिलीवरी होगी उस टाइम पे ये काम करता है, यूट्राइन को यानी कि आपके गर्भाशय को क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। कॉन्ट्रैक्ट इसीलिए करेगा ताकि जो बेबी है वो बाहर आना चालू कर दे। ठीक है, ये ऑक्सीटॉक्सिन क्या करेगा, ये कॉन्ट्रैक्शन देता है हमारे यूट्राइन में, और यूट्राइन का मतलब होता है बच्चा बच्चादानी, गर्भाशय इसको कहते हैं। ठीक है ना? प्रेगनेंसी में हमारा ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन्स है, ये रिलीज होता है, और यही बच्चा क्या कर रहा है, और यूट्राइन को कॉन्ट्रैक्ट करा रहा है। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चा, अब इतना और जितना ज्यादा ऑक्सीटॉक्सिन होगा उतना ही कॉन्ट्रैक्शन होगा, और जितना कॉन्ट्रैक्शन होगा बेबी उतना बाहर आने की कोशिश करेगा, है ना? गुड। तो ये दो चीज होती है, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म और आपका नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ये कर रहा है आपके रेस्पॉन्स जो आ रहा है, अगर ज्यादा रेस्पॉन्स आपके प्रोसेस ने दिया तो उसको बैक टू नॉर्मल करने की कोशिश करेगा। अगर यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है और ये क्या करता है, जैसे कि यूट्राइन में कॉन्ट्रैक्शन दिलाता है, ऐसे मैकेनिज्म जो कि ज्यादा रेस्पॉन्स करने के लिए जितना ऑक्सीटॉक्सिन रिलीज करवाएगा ये मैकेनिज्म, उतना ही कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा, और जितना कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा यूट्राइन में उतना ही अच्छा होगा, बेबी हमारा जल्दी से बाहर आएगा, है ना? तो ये होता है हमारा नेगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक। तो इतनी तो बात हमें क्लियर हो जाती है यहाँ पे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं बच्चा डिफरेंस की। तो डिफरेंस तो आप लोगों को इजी समझ में आ गया। नेगेटिव फीडबैक का मतलब होता है कोई ऐसे प्रोसेस हमारी बॉडी में हुआ, उसने जो भी आउटपुट या रेस्पॉन्स दिया उसको बैक टू नॉर्मल लेके आना है। ठीक है, और पॉजिटिव फीडबैक मतलब क्या होता है, उस रेस्पॉन्स को बढ़ा देना है। अगर ऑक्सीटॉक्सिन रिलीज हुआ, हार्मोन्स रिलीज हुआ, प्रेगनेंसी के टाइम पे रिलीज होता है जब लेबर पेन होता है या फिर डिलीवरी होने का टाइम हो जाता है। ठीक है, उस टाइम पे ऑक्सीटॉक्सिन सिक्रेट होता है बॉडी में फीमेल के, तो वो यूट्राइन में कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाता है। तो ये पॉजिटिव मैकेनिज्म क्या करेगा बच्चा, उससे यूट्राइन को और ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा, और ज्यादा ऑक्सीटॉक्सिन रिलीज करवा देगा, यानी कि जो आउटपुट आए ना उसको बढ़ा देगा। तो दोनों क्लियर हो गया आपको, बहुत सुंदर। इसके बाद ना एक चीज आती है एप्लीकेशन इन नर्सिंग की, यानी कि ये जो मैकेनिज्म है ये आपके नर्सिंग प्रोफेशन में कैसे काम आता है, आपके लिए क्या फायदेमंद है। देखो आप लोगों को ना ये समझने में और समझाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है नेगेटिव और पॉजिटिव समझना, कि किस तरीके से ये रेगुलेशन हो रहा है, किस तरीके से ये काम कर रहा है ना? इसके बाद
अर्ली डिटेक्शन ऑफ इम्बैलेंस, यानी कि अर्ली डिटेक्शन जो हमारा इम्बैलेंस हुआ वो आपको पता चल जाएगा इस मैकेनिज्म से। असेंशियल इन आईसीयू एंड क्रिटिकल केयर, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है हमारे क्रिटिकल केयर और आईसीयू के पेशेंट के लिए। अगर आप लोग नेगेटिव और फीडबैक जो हमारा है, नेगेटिव फीडबैक और पॉजिटिव फीडबैक, इन दोनों को अच्छे से समझ लोगे तो आप लोग बड़ी बीमारी होने से पहले ही आप लोग को बॉडी का रेस्पॉन्स समझ में आ जाएगा, बॉडी क्या कर रही है, बॉडी में क्या रेस्पॉन्स हो रहा है। समझ में आ रहा है मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ? कोई भी डाउट कंफ्यूजन अगर आपको लगे ना बच्चा, तो आप प्लीज़ हमें कांटेक्ट कर लीजिएगा कमेंट के थ्रू, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। पर हाँ, बेस समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, बेस को क्लियर करो। तो इतनी तो बात आपको क्लियर हो गई ना। यानी कि नेगेटिव का मतलब होता है, ये जो हमारा नेगेटिव फीडबैक है ना, ये हमारे आउटपुट को, जो भी आउटपुट आया है उसे नॉर्मल करने की कोशिश करता है। क्या करता है? नॉर्मल करने की कोशिश करता है। जैसे कि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाए, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, आपका डायबिटीज लेवल बढ़ जाए, आपके हार्ट रिदम बढ़ जाए, तो उसको नॉर्मल करेगा। क्या करेगा? उसको बैक टू नॉर्मल कर देगा। क्या करेगा बच्चा? बैक टू नॉर्मल करेगा। इसके बाद जो आपका पॉजिटिव फीडबैक है ना, ये पॉजिटिव फीडबैक क्या करेगा? ये पॉजिटिव फीडबैक उसको क्या कर देगा बच्चा? इंक्रीज कर देगा। क्या करेगा? इंक्रीज कर देगा रेस्पॉन्स को वो कर देगा, रेस्पॉन्स को इंक्रीज कर देगा। मुझे नहीं लगता कि इसमें और भी कोई डाउट हुआ होगा, है ना। बेस समझने के लिए इतना काफी है। इसके बाद आपको बता दूं कि डाइफ्यूजन क्या होता है। मेरे प्यारे बच्चों, ये ना एक ऐसी मूवमेंट है पार्टिकल्स की, जो भी पार्टिकल्स आपके बॉडी के अंदर सेल टू सेल ट्रांसपोर्ट करते हैं, ट्रेवल करते हैं, मूवमेंट्स करते हैं, जितना भी आपकी बॉडी के अंदर मूवमेंट ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, ये डाइफ्यूजन का मतलब समझिए कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाता है बिना किसी एटीपी, यानी कि कोई एनर्जी नहीं लगती। हायर से लोअर में जाएगा, हायर से लोअर। जैसे कि हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है ना, देखो ये सेल होती है ना, जब आप सेल की वॉल, ये सेल है, जब इतने हिस्से को आप लोग खोल के देखोगे माइक्रोस्कोप में, तो आपको ना कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर दिखेगी। ठीक है, कुछ इसके अंदर चैनल्स भी लगे होते हैं बच्चा, ठीक है, ताकि ये सेल टू सेल ट्रैवल कर सके। कुछ इस तरीके से होता है, देख लीजिएगा आप लोग गूगल वगैरह करके, तो इस तरीके से आप लोगों को स्ट्रक्चर दिखेगी। ठीक है, ये हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक करके ऐसा कुछ है। जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे ना, तब मैं आपको बताऊंगा। अब इतना समझिए कि ये जो सेल की मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये सेल की मेम्ब्रेन है, इंटरनल सेल, ये इंटरनल एरिया है, यानी कि ये अंदर इंटरनल है, ये आई लिख देता हूं यहां पे, ये एक्सटर्नल पार्ट है सेल का। ठीक है, तो ये हमारा एक्सटर्नल पार्ट हो गया और ये वॉल हो गई, ये इंटरनल पार्ट हो गया। जब भी बाहर से सेल के अंदर, यानी कि इसके अंदर कोई चीज हमें पहुंचानी है, कोई सॉल्यूशन इसके अंदर जाना चाहिए, या कोई भी हमारा जो भी हम लोग न्यूट्रिशंस लेते हैं वो सेल के अंदर जाएगा, तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पे समझिएगा कि जो भी चीज हम लोग इसके अंदर पहुंचाना चाहते हैं, तो वो डाइफ्यूजन हमें बताता है कि एक ऐसी चीज जो कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाती है। यानी कि अगर कोई ऐसा हम लोगों का सॉल्यूशन है जो कि यहाँ पे ज्यादा मात्रा में है, ठीक है, यानी कि सेल के अंदर ही मान लो, सेल के अंदर हमारा हायर कंसंट्रेशन है, कोई ऐसा सॉल्यूशन जो कि ज्यादा एक्सेसिव हो गया, इसके अंदर फ्लूइड ज्यादा हो गया, तो वो क्या होगा? हायर कंसंट्रेशन हो जाएगा। यानी कि बॉडी के बाहर, यानी कि सेल के बाहर कम है फ्लूइड, लेकिन सेल के अंदर बहुत ज्यादा हो गया, तो क्या होगा? डाइफ्यूजन के थ्रू ये हायर कंसंट्रेशन वाला जो फ्लूइड है वो सेल के बाहर आना लगेगा यहां से, ठीक है, इसके थ्रू। यानी कि इतना समझिए, जो हमारा डिफ्यूजन है ये एक प्रकार की ऐसी प्रक्रिया है जो कि हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, जहां पे ज्यादा हमारा होगा वो ज्यादा ना कम की तरफ चलेगा, बिना एनर्जी के, बिना किसी एटीपी यूज के, बिना किसी एनर्जी खर्च करे। इतनी बात क्लियर हुई? हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन हमारा सॉल्यूशन ट्रेवल करता है। चलो, इतनी बात आपको क्लियर हो जा रही है। अब मैं आपको बता देता हूं कि हमारा ऑस्मोसिस क्या होता है। देखो, ऑस्मोसिस आप लोगों ने अपना केमिस्ट्री में भी पढ़ा है, आप लोगों ने अपने स्कूल टाइम में भी पढ़ा है। यानी कि एक ऐसा प्रेशर है जो कि हमारी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को पार करके ये मूवमेंट कराता है। देखो, ऑस्मोसिस एक ऐसी मूवमेंट प्रक्रिया है जो कि वाटर को क्या करती है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू हमारे डायलेट सॉल्यूशन से कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में भेजती है।
डायलेट से कंसंट्रेशन में, डायलेट का मतलब होता है हल्का, ठीक है, और कंसंट्रेशन का मतलब होता है सांद्र, गाढ़ा। तो ये हमारे हल्का ना गाढ़े की तरफ ट्रेवल करने लगता है, मूवमेंट कराता है, ठीक है। आप लोगों को एक एग्जांपल भी दिया था किशमिश वाला, जब आप लोग किशमिश उसके अंदर भिगोते हो तो वाटर के मॉलिक्यूल्स कहां पे जाते हैं, हायर कंसंट्रेशन की तरफ जलने लगते हैं, डाइल्यूट वाला। वो जो पानी है ना, पानी किशमिश के अंदर जाने लगता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, वो जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यानी किशमिश की जो लेयर है उसको पार कर कर और वो फूल जाती है। सेम वही प्रोसेस है ये भी, ओस्मोसिस का मतलब इतना बात समझ लो, ठीक है। क्या कर रहे हैं इसमें, इसमें डाइलेट सॉल्यूशन से, ये जो हमारा सॉल्यूशन है, ये डाइलेट सॉल्यूशन हमारा कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की तरफ जाने लगता है, ये हमारा ऑस्मोसिस है, ठीक है। कोई क्लियर हुआ इतनी बात, कोई डाउट कंफ्यूजन होगा तो बच्चा पूछ लीजिएगा, इसमें कोई ऐसी शर्माने की या घबराने की बात नहीं है कि मैंने क्वेश्चन पूछा तो। होता है ना बहुत सारी क्लास में आधे बच्चे इस डर से नहीं पूछते कि क्या सोचेंगे मेरे साथी, लेकिन अभी आप लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हो, आपको देखने वाला कोई नहीं है, तो घबराने की, जिसने करी शर्म उसके फूटे करम, ये कहावत सच है बच्चा। तो इसलिए हर चीज पूछ लेने का, अगर समझा ना पाए और बेहतर समझाने की कोशिश करूंगा। अभी हम लोग बेस समझ रहे हैं, डिटेल में नहीं जा रहे अभी हम, क्योंकि बेस हम लोगों को इसलिए समझना है क्योंकि आने वाले टॉपिक में यही टर्म्स और यही वर्ड और यही चीजें हमें काम आएगी। तो अब इसके बाद आता है हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करते हैं। आप लोगों ने डाइफ्यूजन जाना, यानी कि डाइफ्यूजन और ऑस्मोसिस जाना। डाइफ्यूजन क्या कर रहा था बच्चा, डाइफ्यूजन के बारे में मैंने आपको बताया था कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाता है, और हमारा ऑस्मोसिस क्या कर रहा है, ये हमारा लोअर डायलेट कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में जा रहा है, ठीक है। यानी कि डायलेट सॉल्यूशन हमारा हायर कंसंट्रेशन में जा रहा है, गाढ़ी पदार्थ की तरफ जा रहा है। ऐसे ही हमारा एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, और ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या करता है, ये हमारी ना एनर्जी का उपयोग कर कर लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में जाता है, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में। जैसे कि हमारा सोडियम पोटेशियम पंप है, हमारा एब्जॉर्प्शन इन इंटेस्टाइन है, हमारे जो आते हैं ना उसके अंदर जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो क्या कर रहा है, लोअर कंसंट्रेशन से, यानी कि जो हमारे न्यूट्रिशंस है वो हमारे इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब किए जा रहे हैं, जहां पे ऑलरेडी वो बहुत सारे हमारे न्यूट्रिशंस है, ठीक है। और ये किसके थ्रू हो रहा है, हमारी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू हो रहा है। एटीपी का यूज किया जाता है यहाँ पे, यानी कि कम सांद्रता यानी कि कोई छोटी चीज, ऐसे समझो कोई छोटी चीज ना ज्यादा चीज के पास जा रही है, ये हमारी बॉडी के अंदर होने वाली प्रोसेस है, ये जो हम लोग जान रहे हैं, ठीक है। आप लोगों ने कुछ खाया तो आप लोग ये समझिए आपके बॉडी के पास ना एनर्जी ऑलरेडी है, लेकिन आप लोगों ने एक्स्ट्रा कुछ खा लिया तो वो क्या होगा, वो थोड़ा सा आप लोगों ने खाया, यानी कि कम कंसंट्रेशन है, लो कंसंट्रेशन है, लेकिन इसके हमारी बॉडी के पास ऑलरेडी है वो बहुत सारे कंसंट्रेशन में। तो आप लोगों ने जो चीज खाई ना तो वो भी इसमें जाके जुड़ गई, यानी कि लो कंसंट्रेशन हाई कंसंट्रेशन में गया, उसको हम लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। लेकिन हाँ, इसको खाया जो आप लोगों ने, उसमें तो एनर्जी लगी ना, आप लोगों ने उसको चबाया, आप लोगों ने उसको पचाया, आप लोगों ने उसको ट्रैवल कराया, आपके पूरे इसोफेगस से इंटेस्टाइन में गया, इंटेस्टाइन में जाने के बाद फिर वो एब्जॉर्ब हुई, तो ये सारी प्रोसेस करने में एक एनर्जी का खर्च हुई है ना। तो इसीलिए कहा कि जो लोअर कंसंट्रेशन है, हायर कंसंट्रेशन के पास जाने के लिए एनर्जी का यूज लगता है, तो वही तो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और ये ना एक्टिव ट्रांसपोर्ट मेरे प्यारे बच्चा, एक इस चैनल के थ्रू आप लोग देख रहे हो यहाँ पे कैरियर लगा हुआ है, ये सेल के मेम्ब्रेन के अंदर लगा होता है। सेल की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है जैसे मैंने आपको बना के दिखाई थी, ठीक है। ये सेल की स्ट्रक्चर है, बीच बीच में इसमें कैरियर लगे होते हैं, इसी कैरियर से आप लोग का ट्रांसपोर्ट होता है, इसी कैरियर से ही अंदर और बाहर की चीजें अंदर बाहर जाती है। एक प्रकार का ये कैरियर ना सिक्योरिटी गार्ड है, चारों तरफ से घेराबंदी करी हुई है, इजाजत नहीं है कोई उस घेराबंदी को कूद के फान के आ जाए, एक इसी मेन गेट से आना जाना करना होता है। और आपकी सेल मेम्ब्रेन जो होती है ना बच्चा, वो इस तरीके की बनी होती है, कुछ सिलेक्टिव चीजें को ही एब्जॉर्ब करती है और जितनी बाहर की चीजें वो फेंक दो, बाहर जाने दो, ऐसा काम होता है ना बच्चा, गुड। अब यहां पे आता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है, देखिए आपके बॉडी के अंदर ना बहुत सारे चार्ज भी है, बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स भी है जिनके ऊपर चार्ज होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव ये वाले, है ना। जैसे कि मैं आपको बता दूं, आपके बॉडी के अंदर ना ये वाली कंडीशन कब आती है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का मतलब होता है जब सेल आपकी रिलैक्स होती है, यानी कि दोनों तरफ आपके समान चार्ज हो, अलग अलग चार्ज हो। समान चार्ज का मतलब होता है बाहर देखो, ये आपकी सेल है, ठीक है,
ये आपकी सेल की मेम्ब्रेन है और सेल की मेम्ब्रेन के बाहर एक्सटर्नल सेल मेम्ब्रेन और ये है इंटरनल सेल मेम्ब्रेन। चलो एक बार और अच्छे से बताने की कोशिश करता हूं मैं आपको ना डायग्राम से समझ में आएगा। एक ये आपकी सेल है, ये छोटा सा मैंने सेल बनाया, इतना पार्ट हम लोगों ने लिया यहाँ पे माइक्रोस्कोप में समझने के लिए, ठीक है। तो आप लोगों ने ना कुछ इस प्रकार से ऐसी मैं स्ट्रक्चर आप लोगों को सब बना दूं। ये आपका कैरियर है, ठीक है, और ये आपका क्या है, डायग्राम है। चलो ऐसे ही था कुछ, ऐसे ही है ये भी। अब क्या हुआ, जब सेल ये है एक्सटर्नल पार्ट यानी कि बाहरी हिस्सा, ये वाला हिस्सा ई, और ये है क्या है बच्चा, इंटरनल, अंदर सेल के अंदर वाला पार्ट, ठीक है, ये है अंदर वाला पार्ट। अब ना क्या होता है, जब सेल के अंदर और बाहर इसके थ्रू आपका ये सोडियम यानी कि Na या आपका के, पोटेशियम, ये क्या है बच्चा, ये ना चार्ज होते हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो ये चार्ज होते हैं ना, तब बाहर मान लो ये पोटेशियम सोडियम है और अंदर क्या है, पोटेशियम है। जब बाहर सारे सोडियम सोडियम होंगे और जब अंदर सब पोटेशियम पोटेशियम होंगे, तो ये क्या हुआ, मेम्ब्रेन एक ऐसी रेस्टिंग पोजीशन में आ गई जहां पर दोनों इंटरनल और एक्सटर्नल समान चार्ज वाले हमारे क्या है बच्चों, कंपोनेंट, वो है कंपाउंड है, ठीक है। बाहर सब सोडियम सोडियम है, अंदर पोटेशियम पोटेशियम है, ठीक है। ये है हमारी एक रेस्टिंग पोजीशन जहां पे हमारी मेम्ब्रेन, हमारी सेल रेस्ट पोजीशन पे है, ठीक है। वरना क्या होता है बच्चा, जब हमारे सोडियम एंटर कर जाते हैं और ये पोटेशियम इधर आ जाते हैं, तो इधर सोडियम पोटेशियम दोनों हो जाते हैं, यानी कि बाहर भी पोटेशियम सोडियम और अंदर भी सोडियम पोटेशियम, ठीक है, और भी अलग अलग चार्ज के कंपोनेंट हो जाते हैं। तो ये वाली कंडीशन में क्या होता है, इस टाइम पे हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है, तो उस टाइम पे रेस्टिंग पोजीशन पे नहीं होती। तो ये एक प्रकार की एक ऐसी कंडीशन है जहां पे हमारी रिलैक्स होती है मेम्ब्रेन, और ये रिलैक्स तब होती है जब अंदर और बाहर समान चार्ज हो, ठीक है। काम नहीं करना होता इस मेम्ब्रेन को उतना। इतनी बात क्लियर हुई, चलो ये बात भी क्लियर हो गई। इसके बाद आते हैं बच्चों एक्शन पोटेंशियल पर। एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल मेरे प्यारे बच्चा, अचानक से हमारी मेम्ब्रेन के अंदर ऐसा चेंज आ गया जो कि पोटेंशियल डेट अलाउ ए नर्व इंपल्स टू ट्रेवल अलोंग द नर्व फाइबर, यानी कि हमारी सेल ने या फिर हमारे वो सेल सेंसरी ऑर्गन, जैसे कि हम लोग कुछ चीज सेंस करते हैं, अचानक से एक इंपल्स जनरेट होता है और हमारे ब्रेन को मैसेज जाता है। तो ये जो चेंज आया, अचानक से कुछ चीज हम लोगों को ध्यान आ जाती है, अचानक से कोई चीज हम लोग महसूस कर लेते हैं, अचानक से हम लोगों को कुछ याद आ जाता है, तो ये जो इंपल्स जनरेट होता है ये हमारा एक्शन पोटेंशियल कहलाता है। हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है तुरंत एकदम एक्टिव होकर एक इंपल्स जनरेट करती है नर्व्स के थ्रू, और नर्व हमारा क्या होता है, हमारा नर्व मेरे प्यारे बच्चों इंपल्स को ट्रांसपोर्ट करता है, हमारे ब्रेन तक पहुंचाता है और ब्रेन से रेस्पॉन्स को लेकर आता है, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ रही है। नर्व का मतलब होता है नर्वस सिस्टम जो आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, और वो नर्वस सिस्टम आपके इंपल्स को क्या कर रहा है बच्चा, जनरेट करता है। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी, सेंसरी नर्व, आपको मोटर नर्व, अगर आप लोगों ने एनाटॉमी पढ़ी है यूनिट 10 में मैंने आपको नर्व्स के बारे में पढ़ाया हुआ है, तो वहां पे आपको बताया था, ठीक है। तो इतनी बात भी क्लियर हो गई, बहुत सुंदर। अब देखो बिफोर एक्शन पोटेंशियल यानी कि रेस्टिंग स्टेट, जब हमारा एक्शन पोटेंशियल नहीं होता तो वो रेस्टिंग पोजीशन में होती है। रेस्टिंग पोजीशन यानी कि कोई भी इंपल्स अभी जनरेट नहीं है, समान चार्ज बीच में हमारी रेस्ट है, कुछ भी नहीं हो रहा, अभी कोई रेस्पॉन्स नहीं है, तो उसको हम लोग कहते हैं बिफोर पोटेंशियल रेस्टिंग पोज। यानी कि अंदर हमारा क्या होता है 70 मेगावाट माइनस, कोई भी चार्ज नहीं है अंदर, इंटरनल सेल की बात कर रहा हूं। अब एक्सटर्नल सेल यानी कि बाहर तो पॉजिटिव है, अंदर बाहर सबसे ज्यादा पोटेशियम है, और अंदर पोटेशियम है और बाहर हमारा सोडियम है। बताया था ना, बाहर अंदर और बाहर हमारा क्या है बच्चा, ये सेल के अंदर हमारा पोटेशियम है और यहाँ हमारा सोडियम है, और ये जो सेल मेम्ब्रेन है रेस्टिंग फेज में है। ये किस में है, ये हमारा रेस्टिंग फेज में है। लेकिन जब अचानक से कोई ऐसा इंपल्स जनरेट होता है, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन या कोई ऐसा सेंस
आप लोग करते हो, कुछ भी सेंस कर सकते हो, अचानक से एक इम्पल्स एक ऐसी मेम्ब्रेन के अंदर चेंज आता है जिसको हम लोग एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। उसमें क्या होता है, सोडियम अंदर एंटर कर जाते हैं और पोटेशियम, मेरे पास सोडियम चैनल खुलते हैं यहाँ पे जैसे मैंने एक चैनल बताया था ना आपको, ये चैनल लगे हुए हैं, ये कैरियर, ये खुल जाते हैं जब भी कोई ऐसा एक्शन वाला कुछ सेंस करते हो, अचानक से इंपल्स जनरेट होती है ना, तो उस टाइम पे सोडियम चैनल ओपन हो जाते हैं और सोडियम एंटर कर जाते हैं। और आपका जो मेरे प्यारे बच्चा जो एंटर करने के बाद अंदर पॉजिटिव हो जाता है और यहाँ पे जो हमारा 70 मेगावाट का जो अंदर माइनस में था, कोई चार्ज ही नहीं था, वो अचानक से हमारा कितना बढ़ जाता है, 30 मेगावाट, अचानक से इंपल्स वहां पे जनरेट हो जाता है। इसको हम लोग एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। समझ लो कि अभी कोई भी चार्ज नहीं है, अचानक से एक ऐसा झटका लगा जो कि एक एनर्जी बन गई वहां पे, है ना, वो एनर्जी है हमारी इंपल्स। और वो इंपल्स कहां जाती है, हमारे सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर। कंफ्यूजन नहीं होना, आपका डाउट हो, क्वेश्चन हो, नहीं समझ में आ रहा हो, पूछ लो, बार बार बताऊंगा, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। बेस है, बेस को आप लोगों को हल्के में नहीं लेना, बेस को अच्छी तरीके से समझना है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा बच्चा, जो आपका है नर्व इंपल्स, और ये नर्व इंपल्स यानी कि वही नर्वस सिस्टम, इस तरीके का एक करंट जनरेट होता है। आप लोगों ने देखा होगा ना, जब दो तारों को आपस में मिलाते हैं चिंगारी उठती है, सेम वही चिंगारी आपकी बॉडी में भी उठती है, और वही होता है इंपल्स। वही होता है इंपल्स नर्व के थ्रू। नर्व यानी कि वो रास्ता, वो तार है आपकी बॉडी में जो कि इंपल्स को जनरेट कर रहा है, और वो इंपल्स आपके ब्रेन में जा रहा है इंफॉर्मेशन को लेकर, और आपका ब्रेन उसको डायग्नोस करेगा, उसको जांचेगा, एनालाइज करेगा और रेस्पॉन्स देगा कि करना क्या है। ठीक है, इतनी बात। अब कितने तरीके के नर्व फाइबर होते हैं बच्चा, यहां पे देखो 3 तरीके के होते हैं, मेनली 2 होते हैं, तीसरा तो दोनों को मिक्स करके बना है। सेंसरी नर्व होती है, मोटर नर्व होती है। आप लोगों ने 2 अलग अलग तार तो देखे हैं ना बिजली के, प्लस माइनस वाले होते हैं, कोई हमारे ज्यादा वोल्ट के होते हैं, कोई कम वाट के होते हैं। सेम उसी तरीके की हमारी नर्व भी होती है भाई बॉडी के अंदर। ठीक है, ये नर्व ना, हमारी सेंसरी नर्व क्या करेगी, ओनली इंफॉर्मेशन को कैरी करेगी, इंफॉर्मेशन को कैरी करके ब्रेन में भेजेगी। और आपकी जो मोटर नर्व है ना, ये आपकी जो मैसेज है जो ब्रेन ने भेजा है, जो रेस्पॉन्स करने के लिए कहा है, वो ये मोटर नर्व करेगी, मैसेज ब्रेन से लेकर आएगी और काम करवाएगी। मिक्स नर्व इन दोनों को मिलकर बनी है और ये आपके बॉडी में फैली हुई है। मिक्स नर्व का मतलब होता है इंफॉर्मेशन को कैरी कर रहा है, मैसेज को छोड़ रहा है, इंफॉर्मेशन को कैरी कर रहा है, मैसेज को छोड़ रहा है, ऐसी नर्व भी है। और ये आपकी क्रेनियल नर्व होती है जो कि 12 पेयर होती है, जो दिमाग से निकली हुई होती है और इस पूरे फेस को कंट्रोल करती है। 12 पेयर, 12 पेयर का मतलब 24 नर्व। और एक होती है वेगस, जिसको हम लोग कहते हैं हमारी स्पाइनल कॉर्ड से फैलकर हमारी बॉडी में फैली हुई है, वो 31 यानी कि 62 नर्व फैली हुई है। और ये 62 और ये हमारी 24, ये मेरे प्यारे बच्चों टोटल नर्व है, हमारी बॉडी को पूरी को फंक्शन करा रही है, मैसेज को कैरी कर रही है और ब्रेन से आए मैसेज को रेस्पॉन्स करा रही है। इतना काम है हमारा नर्व का। तो ये पूरा क्लियर हो गया। इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ट्रेवल करने में हेल्प करती है नर्व फाइबर, ठीक है, और नर्व्स हमारी इंपल्स को जनरेट करती है। अब मसल्स की बात करें, यही सारी चीज पूरी फिजियोलॉजी में पढ़नी है, हम बेस समझ रहे, पूरा फिजियोलॉजी पढ़ लिया हम लोगों ने। ये टर्म्स आपको याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि हमारी मसल्स फिजियोलॉजी क्या होती है, यानी कि हमारी जो मसल्स है उसकी फिजियोलॉजी पढ़ेंगे कि आखिर हमारी जो मसल्स है, हमारी मांसपेशी है, वो कैसे काम कर रही है, क्या मतलब है। तो मैं बता दूं कि जो हमारी मसल्स है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारी मसल्स ना जो काम करती है वो हमारे कॉन्ट्रैक्शन का काम करती है। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है हमारी बॉडी को मूवमेंट करवाना, हमारे स्केलेटन को काम करवाना। हमारा स्केलेटल सिस्टम सिर्फ हड्डियों का ढांचा है, अगर इसके ऊपर मास ना हो तो हम लोग मूवमेंट नहीं कर पाएंगे, हमारे अंदर स्ट्रेंथ नहीं होगी, हम लोगों की ग्रोथ नहीं होगी, हम लोग बढ़ ही नहीं पाएंगे, हम लोग एक्शन नहीं कर पाएंगे, हम लोग कुछ काम नहीं कर पाएंगे। तो मसल्स हमारे बॉडी को फंक्शनिंग कराता है और क्या करता है बच्चा, कॉन्ट्रैक्शंस का करता है। आपका हार्ट है, पूरा मस्कुलर ऑर्गन है, अगर इसमें कॉन्ट्रैक्शन ही ना हो तो पंप कैसे होगा। अगर आपका लंग्स है, अगर इसमें कॉन्ट्रैक्शन ही ना हो तो ये जो आपको इनहेल एक्सेल कर रहे हो, ऑक्सीजन को ले रहे हो, CO2 को छोड़ रहे हो, ये होगा ही नहीं।
अगर आपका इंटेस्टाइन पूरा मस्कुलर ऑर्गन है, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट ही ना हो तो मेरे प्यारे बच्चे आपका बाइल एक्सक्रिएशन होगा ही नहीं। ठीक है, ये सारी चीज समझ रहे हो। स्केलेटन मसल्स होती है, स्मूथ मसल्स होती है, कार्डियक मसल्स होती है। स्केलेटन मसल्स में मेरे बच्चों वॉलंटरी यानी कि जो अपने हाथों अपनी मर्जी से अपनी इच्छा के अनुसार आप लोग हिला ढुला पा रहे हो, एक्शन करा पा रहे हो। वहीं पर आता है आपका एक स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स इनवॉलंटरी होती है, जैसे कि आपकी रेस्पिरेटरी मसल्स है, आपकी कार्डियक मसल्स है, आपकी स्मूथ मसल्स है। स्केलेटन मसल्स ना आपकी वॉलंटरी मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। वॉलंटरी मूवमेंट वो मूवमेंट होती है जो आप अपनी मर्जी से अपनी इच्छा से मूवमेंट करते हो, एक्शन करते हो, खेलते हो, हाथ पैर हिला रहे हो, उठना बैठना सोना, ये आप अपनी इच्छा से कर रहे हो। और ये जो मूवमेंट हो रही है ये मसल्स की वजह से हो रही है, तो उसको कहते हैं स्केलेटन मसल्स, जो कि पूरे स्केलेटन पूरे आपके कंकाल के ढांचे को कवर करके रखी है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका स्मूथ मसल। ये स्मूथ मसल्स ना जैसे कि आपकी इनवॉलंटरी मूवमेंट होती है ना, आप लोग सांस ले रहे हो, आप लोग खाना को पचा रहे हो, आपका स्टोमक होता है, आपका इंटेस्टाइन होता है, आपके दिल के अंदर भी स्मूथ मसल्स होती है जिसको हम लोग कार्डियक मसल्स कहते हैं, ओनली हार्ट के अंदर प्रेजेंट होती है। इनवॉलंटरी मूवमेंट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है ये सारी मसलें। मसल्स यानी कि इनवॉलंटरी मूवमेंट अपनी इच्छा से नहीं कर सकते। इंटेस्टाइन में इनवॉलंटरी मूवमेंट होती है, आप लोग अपने मर्जी से उस खाने को नहीं पचा रहे हो, आपका पेट अपनी मर्जी से नहीं, आपकी मर्जी से नहीं चल रहा है, खुद से चल रहा है। ईसोफेगस ये आपकी मर्जी से काम नहीं कर रहा है, आपके आहार नली को आपकी मर्जी से खाने को नीचे नहीं पहुंचा रहा है। आपका रेस्पिरेटरी की जो मसल्स है वो आपकी मर्जी से नहीं कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कर रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों की इनवॉलंटरी और वॉलंटरी मूवमेंट समझ में आई। इनवॉलंटरी मूवमेंट यानी कि जो आप अपनी मर्जी से नहीं मूवमेंट करा सकते, एक्शन करा सकते, और वॉलंटरी यानी कि जो आप अपनी मर्जी से करते हो, जो आपकी मर्जी से होता है, जैसे कि हाथ उठाना, हाथ को नीचे करना, आपको चलना है, आपको बैठना है, आपको सोना है, ये सारी चीजें जो एक्शन कर पा रहे हो, मूवमेंट कर पा रहे हो, आप वॉलंटरी के कारण कर पा रहे हो, यानी कि वॉलंटरी मसल्स की वजह से कर पा रहे हो। ये बोन्स के साथ अटैच होती है, आपकी हड्डियों के साथ अटैच होती है। ठीक है, और ये आपके इंटरनल ऑर्गन, जितने भी इंटरनल ऑर्गन है उसमें पाए जाते हैं। और कार्डियक मसल्स ओनली ऑन दिल के अंदर पाया जाता है। स्पेशल मसल्स मेरे प्यारे बच्चा पूरा मस्कुलर ये ऑर्गन होता है हमारा कार्डियक हार्ट, जो कि पंप करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, इसके बाद बॉडी फ्लूइड्स की अगर मैं बात करूं, बॉडी फ्लूइड्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि आपके बॉडी के अंदर ना कितने परसेंट वाटर है बच्चा, कितने परसेंट फ्लूइड है आपकी बॉडी के अंदर। देखिए, बॉडी फ्लूइड आर द लिक्विड प्रेजेंट इन द बॉडी दैट हेल्प इन ट्रांसपोर्ट, प्रोटेक्शन, रेगुलेशन ऑफ द बॉडी फंक्शन। आपकी बॉडी को रेगुलेट करना, आपकी बॉडी के फंक्शन में हेल्प करना, आपके बॉडी को अंदर जितना भी ट्रांसपोर्ट होता है, न्यूट्रिशंस पहुंचाना हो, कुछ भी करना हो, ये लिक्विड के थ्रू पॉसिबल है। खाना खाते हो, उसको पचाना हो, लिक्विड के कारण ही। तो ये जो लिक्विड है ना आपके बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, और ये मेरे प्यारे बच्चों टोटल बॉडी वाटर इज अबाउट 60% ऑफ बॉडी वेट इन एडल्ट, यानी कि आपके बॉडी का जितना वेट है उसका 60%, अगर आपका 100 किलो वजन है ना तो 60 किलो पानी आपके बॉडी के अंदर है, 40 किलो ही बाकी दूसरी चीजें पाई जाएगी। यानी कि 60% आपके बॉडी के वेट का इतना लिक्विड आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। अब वो लिक्विड अलग अलग तरीके का हो सकता है, जैसे कि मैं बता दूं, एक इंट्रासेल्युलर फ्लूइड होता है और एक एक्सट्रा सेल्युलर फ्लूइड होता है। दो फ्लूइड आपके बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इंट्रासेल्युलर जो कि एक सेल शुरू में ही बात की मैंने आपसे, तो सेल के अंदर जो लिक्विड प्रेजेंट है वो इंट्रासेल्युलर फ्लूइड होता है, और जो बॉडी के बाहर ट्रेवल कर रहा है, सेल के बाहर ट्रेवल कर रहा है, वो होता है हमारा एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड। ध्यान रखिएगा, हमारा जो इंट्रासेल्युलर फ्लूइड है वो बॉडी के अंदर जो सेल है, सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, और जो एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड है वो सेल के बाहर मूवमेंट या ट्रेवल करता है। इंट्रासेल्युलर फ्लूइड मेरे प्यारे बच्चा 40% ऑफ बॉडी वेट, आपका बॉडी का वेट जितना है ना 40% सिर्फ इंट्रासेल्युलर के अंदर होता है। सारा लिक्विड 40%, समझ रहे हो, उस 40% के अंदर आपके पोटेशियम बहुत ज्यादा उसके अंदर पाया जाता है। मैं बता दूं, उसके अंदर साइटोप्लाज्म आपके सेल के अंदर पाया जाता है, साइटोप्लाज्म जो लिक्विड है। ठीक है, तो 40% ऑफ बॉडी वेट आपका इंट्रासेल्युलर फ्लूइड होता है, बचा 20% वो आपके सेल के बाहर होता है, जो कि 20% है। ये सोडियम इसके अंदर सबसे ज्यादा पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, इंट्रासेल्युलर के अंदर पोटेशियम और एक्स्ट्रा सेल्युलर के अंदर सोडियम।
एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड कितना होता है बॉडी वेट का? 20%। इंट्रासेल्यूलर कितना होता है? 40%। ओके, इंट्रासेल्यूलर के अंदर हमारा साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म यानी कि वो लिक्विड जो सेल के अंदर भरा होता है। ठीक है, अब मैं बता दूं एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड के अंदर क्या क्या चीजें होती है। आपका ब्लड आता है, आपका ब्लड होता है, आपका प्लाज्मा होता है, आपका इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है, ठीक है, और आपका ट्रांससेल्यूलर फ्लूइड होता है। ट्रांससेल्यूलर फ्लूइड का मतलब होता है जैसे कि आपका सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जो कि आपके ब्रेन और स्पाइनल के स्पेस में भरा होता है, वो आपके स्पाइनल और ब्रेन को नॉरिश करता है, उसको न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करता है, आपके ब्रेन को हेल्दी बनाए रखता है, यही फ्लूइड। ठीक है, साइनोवियल फ्लूइड होता है और आपका पेलुरल फ्लूइड होता है। बच्चा, साइनोवियल फ्लूइड कहाँ पे पाया जाता है? आपका साइनोवियल फ्लूइड आपका सब इसी ब्रेन के अंदर और इसी आपके एरिया के अंदर पाया जाता है। ठीक है, स्पाइन को क्या कर रहा है? नॉरिश कर रहा है। आपका इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या होता है? ये आपके सेल्स के बीच में, यानी कि सेल टू सेल और बीच में जो स्पेस होता है ना, वहां पे हमारा फ्लूइड भरा होता है। आपका प्लाज्मा जो कि आपके ब्लड का पार्ट है, ब्लड को जब आप लोग क्या करोगे? कॉन्ट्रीफिकेशन करोगे तो ये ना अलग अलग चीज में बट जाता है। प्लाज्मा में, आपका WBC में, आपका RBC में और आपका प्लेटलेट में, ये आपका पूरा ब्लड के कंपोनेंट है। तो ये जो प्लाज्मा है ना, ये आपका एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अब इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों बॉडी फ्लूइड की बात करें, इनका फंक्शन क्या होता है? ये आपके स्पोर्ट, न्यूट्रिशंस एंड ऑक्सीजन को क्या करता है बच्चा? देखिए मैं बताऊं, ये आपका क्या काम कर रहा है? आपके बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर रहा है, आपके इलेक्ट्रोलाइट्स को मेंटेन कर रहा है, आपको न्यूट्रिशंस और ऑक्सीजन के लिए ये क्या कर रहा है? हेल्प कर रहा है। ठीक है ना। और दूसरी चीज, इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोराइड, ये आपके बॉडी को स्ट्रेंथ देने, आपके बॉडी को हाइड्रेट रखने, आपके बॉडी को ग्रोथ करने, एनर्जी प्रोवाइड करने और आपके बॉडी को मेंटेन और स्टेबल बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इलेक्ट्रोलाइट्स। और ये इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे कि आपके सारे कंपाउंड है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोराइड, ठीक है, ये सारी चीजें मेरे प्यारे बच्चों आपके बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो आप लोगों को क्लियर हो गया इतनी बात कि 60% आपके बॉडी वेट का लिक्विड आपके बॉडी में होता है, जिसमें से 40% आपका इंट्रासेल्यूलर होता है, साइटोप्लाज्म वगैरह, और 20% बॉडी वेट आपका एक्स्ट्रा सेल्यूलर होता है, जैसे प्लाज्मा हो गया, साइनोवियल फ्लूइड हो गया और आपका पिलुरल फ्लूइड हो गया। और दूसरा फ्लूइड मैंने आपको बताया था इंटरस्टिशियल फ्लूइड, जो कि हमारे सेल के बीच में भरा होता है। ठीक है, सेल, दो सेल के बीच में भरा होता है। इसके बाद आपका नर्सिंग में क्यों जरूरी है ये सारी चीज जानना? क्योंकि आईवी फ्लूइड देने की जरूरत है या नहीं है, ये आपको कब पता चलेगा? जब आपके बॉडी के फ्लूइड के बारे में आपको पता होगा। आपको डिहाइड्रेशन हुआ है या नहीं हुआ है, ये कैसे पता चलेगा नर्स को? जब आप नर्स को ऑलरेडी पता होगा कि कितने % आपके बॉडी वेट का लिक्विड आपके बॉडी में होना चाहिए और कितने % आपका इंट्रासेल्यूलर, एक्स्ट्रा सेल्यूलर होता है, और तब आपको जरूरत पड़ेगी डिहाइड्रेशन जानने की, तब उन्हें हेल्प होगी। ठीक है, फ्लूइड ओवरलोड हुआ है या नहीं हुआ है, ये भी समझने के लिए आपको पता होना चाहिए नर्सिस को। इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस हुए हैं नहीं, ये टेस्ट से पता चलेगा, और टेस्ट से जब पता चलेगा जब आपको पता होगा। तो बहुत ज़्यादा जरूरी नर्सिंग इंपोर्टेंस है। और इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, पीएच एंड एसिड बेस बैलेंस करने के लिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा जरूरी, पीएच आपको बताता है, यानी कि आपके बॉडी के अंदर ना जितना भी एक इन्वायरमेंट है आपके बॉडी के अंदर, पीएच जिसको कहा जाता है, पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, ये एल्काइन और आपका एसिडिक नेचर बताता है किसी भी चीज का। और ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आपकी एक स्केल होती है बच्चों जो कि 0 to 14 होता है। 0 to 7 जो स्केल है ना, 0 to 7 ये बताता है कि जो आपका लिक्विड है या जो भी चीज का पीएच देख रहे हो वो एसिडिक नेचर का है। 0 to 7 हमारा क्या होता है? एसिडिक होता है। हो गया, यानी कि 0, 1, 2, 3 इस रेंज में जो आएंगे ना वो एक्सट्रीम एसिडिक होगा, बहुत एसिडिक नेचर का होगा। जो आपका बढ़ता हुआ चला जाएगा क्रम, ये 7 पे आके न्यूट्रल हो जाता है, यानी कि इसका जैसे कि वाटर आपका होता है ना न्यूट्रल, इसमें कोई भी आपका एसिडिक या एल्कलाइन नेचर नहीं है, न्यूट्रल बोलते हैं। अब 7 के बाद का जो क्रम चलता है 14 तक, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये एल्कलाइन होता है। जितना आगे क्रम में चलते रहोगे 14 में एक्सट्रीम एल्कलाइन होगा, क्षार होगा, क्षार।
ठीक है, बेस। आपका जो नॉर्मल ब्लड का पीएच है ना वो इतना है, देखिए, यानी कि थोड़ा सा हमारा क्षार है, बेस है आपका ब्लड, ठीक है। एसिडिक यानी कि 0 to 14 की जो स्केल है, अगर 0 to 7 के बीच में किसी रेंज में आता है तो वो एसिडिक नेचर हो जाता है, और 14 तक अगर क्रम में चलते रहो, 7 to 14 के बीच में, वो एसिडिक हो जाए, बेस है। अगर आप लोग 0 to 7 तक आप लोग काउंट करोगे ना, किसी भी चीज का पीएच देखोगे, उस स्केल में अगर वो नंबर आ रहा है 1-2 आ रहा है तो एक्सट्रीम एसिडिक है। अगर 7 तक के रेंज में आ रहा है तो वो एसिडिक है, लेकिन उसका प्रभाव कम हो जाता है जितना आप 7 के नंबर के पास पास जाते हो। अब 7 नंबर के ऊपर अगर आपका स्केल में नंबर आ रहा है, लाइक आपका 8 आ रहा है, तो यानी कि वो कम बेस है, थोड़ा सा कम क्षार है। लेकिन जितना नंबर बढ़ता चला जाएगा, 14 तक चला जाएगा, 13-14 तक चला जाएगा, वो एक्सट्रीम एल्कलाइन हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट का हमारा फर्स्ट आज कॉन्सेप्ट था बच्चा, बेसिक था। तो आज हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से एक एक करके समझ लिया। बस इतना अगर आप लोगों को जानना आ गया, इतना आपको अच्छे से पता चल गया, तो आने वाले जो टॉपिक है ना बहुत इजीली आप लोगों को समझ में आ जाएंगे। घबराने की जरूरत नहीं है, हम लोग आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। आप लोगों को पक्का 90+ आप लोगों को स्कोर कराने का संकल्प लेकर चले हैं। बस आप लोगों को हमारी गाइडेंस माननी है, हमारे साथ पढ़ना है, टाइम टू टाइम आप लोगों को क्लासेस अटेंड करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और सारे स्टडी मटेरियल के लिए हमारा बीएसपी साइंस को इंस्टॉल करना है। अभी इंस्टॉल करें और दिए हुए नंबर पर, और प्लस आपके यूट्यूब की प्रोफाइल पे व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें ज्वाइन कर आप अपने क्वेश्चन, अपनी क्वेरी, आपके कॉन्सेप्ट जो भी है वो हमसे डायरेक्ट बात कर क्लियर कर सकते हो। एकमात्र बीएसपी साइंस एक ऐसा यूट्यूब चैनल है बच्चा जो पूरे यूट्यूब पर हैंड होल्डिंग सपोर्ट दे रहा है आप लोगों को, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। क्लियर है इतनी बात? मिलता हूं एक और प्यारे से लेक्चर में। जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप पे आ जाइए, और हाँ, एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा। बाय बाय।